साथियों नमस्कार, मैं सुनील कुमार एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं। साथियों अभी वरिष्ठ अध्यापक जो हैं उनके जो प्रोबेशन काल है वो पूरा हुआ है और उनके स्थायीकरण फॉर्म जो अभी भरे जा रहे हैं, तो उनके संबंध में मेरा ये वीडियो है कि किस प्रकार से हम स्टाफ आईडी से जो प्रोबेशन पूर्ण होने के बाद फिक्सेशन फॉर्म जो है वो भरेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिएंगे और किस प्रकार से आवेदन की प्रक्रिया रहेगी। तो स्टाफ आईडी से लॉगिन कर लेंगे। इस प्रकार से इंटरफेस रहेगा। यहाँ पे जो फॉर्म्स वाला टैब है, अभी मैं आप लोगों को फॉर्म्स वाला जो टैब है वो यहाँ पे ये जो टैब अभी देख रहे हैं फॉर्म्स, इस पे क्लिक करेंगे यहाँ एप्लीकेबल एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस, इस पे क्लिक करेंगे और फॉर्म्स में चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी विभागीय जो सर्विसेज के फॉर्म हैं, जिसमें एसीपी के लिए, कन्फर्मेशन के लिए, कंपटीशन एग्जाम की एनओसी के लिए, विदेश यात्रा की एनओसी के लिए, वीआरएस अगर लेना उसकी एप्लीकेशन, पीएचडी की जो एनओसी उसके लिए, और ईओएल एप्लीकेशन। तो अगर किसी साथी ने प्रोबेशन में ईओएल यानी जो असाधारण अवकाश है वो लिया है, तो उसका जो आवेदन है सबसे पहले यहाँ से करना है और उसकी अनुमति मिलने के बाद ही यहाँ से फिक्सेशन का जो फॉर्म है वो भरना। ईओएल के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। तो अभी मैं जो कन्फर्मेशन फॉर्म है वो किस प्रकार से भरेंगे उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ कन्फर्मेशन वाले टैब पे क्लिक कर लेंगे। इस प्रकार से प्रोबेशनरी ट्रेनिंग के स्थायीकरण हेतु आवेदन, यहाँ पे सबसे पहले कर्मचारी को अपनी जो डिटेल है, कार्मिक का अपना नाम, एम्प्लॉय आईडी, मूल पद, मूल विषय, ये सारी जांच कर लेनी है। अगर इनमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो विद्यालय लॉगिन से जो प्रपत्र 10 है उसको और एडिट करके और उसमें सही करना है और उसको लॉक करना है। तो प्रपत्र 10 एडिट करने के लिए सबसे पहले सीबीओ ऑफिस में और डिटेल देके और उसको अनलॉक करवाना होगा। फिर विद्यालय लॉगिन से उसको अनलॉक करना है और उसको एडिट करके वापस से लॉक कर देना है। तो ये प्रक्रिया रहेगी। अब जो आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है, स्थायीकरण हेतु जो मूल पद है वो यहाँ से जो भी आपका मूल पद है वो सीनियर टीचर यहाँ आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मूल विषय यहाँ पे आप लोग भर लेंगे। इसके बाद नियुक्ता अधिकारी का चयन करिए। तो सेकंड ग्रेड के लिए यहाँ पे जो संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा वो रहेंगे, तो इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जिले का चयन करिए, जो जिस जिले से आप अभी कार्यरत हैं उस जिले का आप लोग यहाँ से चयन कर लेंगे। साथियों इसके बाद आप लोगों को जो अपने मेरिट क्रमांक है, प्रपत्र 10 में यहाँ सही भरे हुए हैं तो मेरिट क्रमांक यहाँ से चेक कर लेने हैं। और आगे फिर आपके पिताजी का नाम, जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर, ये डाटा भी आप चेक कर लेंगे सही है। अब वर्तमान पद पर नियुक्त कार्यग्रहण तिथि, यहाँ कार्यग्रहण तिथि आप लोगों को देख लेनी है। उसके बाद समय मध्याह्न पूर्व है, मध्याह्न पश्चात। अगर आपकी ज्वाइनिंग मध्याह्न पूर्व में है तो यहाँ पे जो पद पर स्थायीकरण की प्रस्तावित तिथि है वो, और मध्याह्न पश्चात अगर कार्यग्रहण तिथि है वो, तो यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को मैं थोड़ा बताऊंगा आगे चल के। तो यहाँ पे ये डाटा देख लेने, अनवरत कार्यरत है या नहीं, यानी अभी आप इसी पद पे कार्यरत हैं या नहीं। उसके बाद नियुक्ति आदेश क्रमांक और दिनांक, ये भी आप लोग अपने नियुक्ति आदेश में देख लेंगे। अब बात आती है वर्तमान पद पर जो स्थायीकरण की प्रस्तावित तिथि है, ये वाली तिथि, यहाँ पे आप लोगों को प्रोबेशन पूर्ण होने के अगले जो दिनांक रहेगी वो यहाँ आएगी। तो अभी मैं बात कर रहा था मध्याह्न पूर्व और मध्याह्न पश्चात की। अगर आपकी ज्वाइनिंग मध्याह्न पूर्व है तो उदाहरण के लिए मैं बता देता हूं, अगर आपकी ज्वाइनिंग तिथि जैसे 29 दिसंबर 2023 मध्याह्न पूर्व है तो यहाँ पे आपकी जो स्थायीकरण की तिथि है वो 29 दिसंबर आएगी। अगर आपकी जो ज्वाइनिंग तिथि 29 दिसंबर 2023 मध्याह्न पश्चात है तो यहाँ पे जो स्थायीकरण की प्रस्तावित तिथि है वो 29 दिसंबर ना आके 30 दिसंबर आएगी। आपका जो प्रोबेशन है वो 29 दिसंबर को पूरा होगा और जो मध्याह्न पश्चात के कारण यहाँ प्रस्तावित जो तिथि है स्थायीकरण की वो 30 दिसंबर आएगी। तो ये जो टॉपिक आप अपना क्लियर कर लेंगे। स्थायीकरण तिथि के बाद यहाँ एक अन्य ऑप्शन दिया हुआ है, यदि कार्मिक मॉडल स्कूल का है तो अपने पूर्व विद्यालय का एनआईसी कोड भरें अन्यथा लागू नहीं। देखिए अगर वर्तमान में कर्मचारी जो है मॉडल स्कूल में कार्यरत है, पहले दूसरे विद्यालय में थे जहां पहली पोस्टिंग हुई थी और प्रोबेशन में वो मॉडल स्कूल में आ गए हैं, तो यहाँ पे अपनी जो पूर्व स्कूल है जहां उन्होंने ज्वाइन किया था उसके जो शाला दर्पण कोड है वो यहाँ पे भरने हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें, अन्यथा इसको खाली छोड़ दें, ये ऑटोमेटिक ही लागू नहीं हो जाएगा। इसके बाद संबंधित कक्षा के 2 वर्षों का परीक्षा परिणाम आप लोगों को यहाँ पे भरना है, यानी जिस जिस कक्षा में उन्होंने अध्यापन कराया है तो यहाँ पे जिस जिस सत्र में आप लोगों के लिए लागू रहेगा वो सत्र सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से जो भी कक्षाएं हैं वो कक्षा सेलेक्ट कर लेंगे।
जिस विषय में आपने अध्यापन कराया है वो कक्षा यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और विषय सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से इस प्रकार से, और कुल छात्र संख्या यानी उस विषय में कुल कितने छात्र उस कक्षा में हैं और उसका परीक्षा परिणाम प्रतिशत क्या रहा, और यहाँ से एक एक करके आप सेव करते जाएंगे। तो ये जो डाटा है वो आप मैनुअली भरेंगे और यहाँ से सेव करते जाएंगे। इसके बाद यहाँ संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर हैं वो आप देख लेंगे, और कार्मिक का सेवा विवरण प्रपत्र 10 में बिल्कुल सही होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पे आप किसी प्रकार का एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ आप चेक कर सकते हैं, और अगर कोई इसमें संशोधन करना तो प्रपत्र 10 से ही हो सकेगा। अगला जो मुख्य पॉइंट है वो है उपभोग किए गए अवकाशों का विवरण। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कर दूं, यहाँ बहुत से अवकाश दिए हुए हैं। अगर आपने आकस्मिक अवकाश, पितृत्व अवकाश या प्रसूति अवकाश लिया है, जो स्वीकृति है वो आपके डीडीओ द्वारा दे दी जाएगी। बाकी के जितने भी अवकाश हैं, असाधारण अवकाश इसमें मुख्य है, किसी भी प्रकार से आपने असाधारण ईओएल लिया है, चाहे वो चिकित्सा बेस पे या निजी कारणों से, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ईओएल का आवेदन करना होगा और आपके नियुक्ति अधिकारी जो है वो इसकी स्वीकृति देंगे। तो यहाँ पे आपने जितने भी आकस्मिक अवकाश या अन्य अवकाश लिए हैं उनकी एंट्री यहाँ से करनी है। तो यहाँ आप आकस्मिक अवकाश जो सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे प्रोबेशन के प्रथम वर्ष में आपने ये अवकाश लिया है या द्वितीय वर्ष में, वो यहाँ से आप टिक मार्क करेंगे। उसके बाद अगर आधा दिन का उस टाइम का अवकाश है तो यहाँ टिक कर लेंगे। और इसके बाद कब से कब तक, तो अगर आपने एक दिन का अवकाश लिया है, मान लो 29 दिसंबर का अवकाश लिया आपने, तो यहाँ कब से में 29 दिसंबर 2023 आ जाएगा, और कब तक में भी 29 दिसंबर 2023 आ जाएगा। अगर आपने एक दिन से ज़्यादा अवकाश लिया तो 29 और 30 कब से में 29 दिसंबर 2023 और कब तक 30 दिसंबर 2024, और आगे के जो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएंगे। आकस्मिक अवकाश के लिए आदेश की प्रति यहाँ अपलोड नहीं होगी, और बाकी जो अवकाश आप लेंगे इनमें से, तो उसके जो आदेश हैं उसकी जो स्वीकृति है वो यहाँ पे लगानी होगी। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से मैंने उदाहरण के लिए पितृत्व अवकाश सिलेक्ट किया, या दिनांक भर देंगे कब से कब तक लिया, उसके बाद जो स्वीकृति आदेश आपके डीडीओ निकाला है वो यहाँ पे अपलोड करना है। इसी प्रकार से अगर आपने असाधारण अवकाश, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ली है, तो उसके लिए भी ऐसे ही पहले नियुक्ति अधिकारी से स्वीकृति लेनी है, उसके बाद यहाँ दिनांक और आदेश की प्रति लगा के, और इस प्रकार से ये आवेदन जो है वो होगा। अब यहाँ से सारे डाटा भरने के बाद आप लोगों को सेव करना है, सेव करने के बाद फाइनल सबमिट करना, ओटीपी से फाइनल सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार से ये कार्य जो है वो कर्मचारी की स्टाफ आईडी के लॉगिन से रहेगा। अब मैं आप लोगों को जो मुख्य डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ इस आवेदन को फाइनल सबमिट करने के बाद इसका प्रिंट लेंगे। प्रिंट लेने के बाद इस पे जो कर्मचारी हैं वो स्वयं अपने हस्ताक्षर करेंगे, और डीडीओ के जहाँ जहाँ हस्ताक्षर होने वहाँ हस्ताक्षर करेंगे, और इसकी जो पीडीएफ बना के इसके साथ में जो नियुक्ति आदेश है, कार्यकरण है और अन्य जो अवकाश हैं उनका जो आवेदन फॉर्म है, ऑफलाइन आवेदन फॉर्म आप बना लेंगे और उसको पूर्ण रूप से भर लेंगे। सेवा संतुष्टि वाला जो परफॉर्मा है वो भी आप भर लेंगे, और सारे डाटा जो है वो डीडीओ को आप दे देंगे, और डीडीओ द्वारा जहां आपका जो आवेदन फॉर्म है उसको वेरीफाई और फॉरवर्ड किया जाएगा, वहां पीडीएफ जो अपलोड करके और आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो इस प्रकार से ये जो द्वितीय श्रेणी अध्यापक जो हैं उनके स्थायीकरण के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया मैंने बताई है। साथियों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर अवश्य कर देवें, और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देवें। धन्यवाद।